तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार था, आप लोग का इंतजार खत्म हुआ। तो देखिए, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही धांसू है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का जो सेट नंबर 3 है ना, इसमें मैं आपको सेट नंबर 3 को नस्ते नाबूद करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए ये सेट नंबर 3 है 2024, कोड नंबर देखिए 346FU, ठीक ना। जिसका इंतजार था आपका, वो इंतजार आपका आज खत्म होगा, क्योंकि इस सेट में मैं आपको ये वाला जो सेट है कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं आपको पहला सेट, दूसरा सेट और मॉडल पेपर का जो होता है उसमें भी आधा कराया हूं, आधा नहीं कराया हूं, क्योंकि उसमें कराता तो टाइम लगती है और ये नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको मैं सेट ही शुरू कर दिया, ठीक है। तो सेट को देख लेते हैं हम लोग। सेट नंबर तीसरा वाला आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप संपर्क करें मेरे इस नंबर को जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 7460012763, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई जाएगा, ठीक है, रिप्लाई जाएगा और आप लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। 100 रुपये में आपको 3 से 4 साल का पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, भौतिक विज्ञान का ये जो है खंड अ है। खंड अ में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चालक के की किस पर करती है, इस पर करती है, किस पर करती है। तो आपका जो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है पदार्थ पर करती है। किस पर करती है, पदार्थ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखो और इंजॉय करो। इसमें जो भी क्वेश्चन हल करने वाले हैं मैं उसको हल कराऊंगा, जो टॉपिक जो टिक मारने वाले हैं उसको टिक कराऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी है। तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी, क्या होगी। देखिए यहाँ पर दिया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी द्वारा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी द्वारा, ऑब्लिक है ये वेक्टर ई डबल ऑब्लिक वेक्टर बी, ठीक ना, द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड वाला सही जवाब, ठीक है। कौन सा, सेकेंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग पर आते हैं। प्रश्न नंबर ग है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो आपको बताना है। एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है, उसका विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक समान होगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन 1 वाला जो प्रथम वाला है आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या है, क्या पूछा है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान शक्ति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो इसमें दिया क्या है, दिया है डेल्टा एम का मान। डेल्टा एम का मान यानी कि द्रव्यमान शक्ति कितना दिया है, 1.2 ग्राम। तो यहाँ पर डेल्टा एम देखिए, डेल्टा एम बराबर होता है 1.2 ग्राम दिया है, 1.2 ग्राम, ठीक है। ये किसमें, ग्राम में। इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 होता है। तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम। यही ना होगा, 1 ग्राम बराबर कितना किलो होगा, 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे 1000 से, तो डेल्टा एम का मान आ जाएगा 1.2/1000 यानी कि 10 के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। 1.2 गुणे 10 की पावर -3 आ गया केजी में। अब देखिए मुक्त ऊर्जा का फार्मूला आपका होता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो आपका डेल्टा एम का मान दिया है, सी स्क्वायर का मान आपको पता ही होगा कि 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। प्रकाश की चाल होती है यार, प्रकाश की चाल होती है सी, ये तो आपको पता होगा ना, 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा ई बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर -3 गुणे में 3 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर है। देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये तो इसी तरह रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा।
और 10 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो पावर में रहता है वही सब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 8 दुना के 16 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से और एकदम सही तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, इजी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए अब इसको हम हल करेंगे, डेल्टा ई बराबर आ जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 108, तो एक अंक पर है तो 10.10 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, ये देखिए 16 में से 3 जाएगा तो 10 की पावर 13 आ जाएगा। ये जूल में है, जूल में है। अब इसको हम लोग एक दशमलव को इधर कर लेते हैं, दशमलव को जब इधर करेंगे तो एक और पावर बढ़ जाएगी, ये पावर बढ़ गई ना, तो देखिए 1.08 गुणे 10 की पावर 14 जूल हो जाएगा। तो बहुत ही स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अपना स्पीड में कम कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं हल करके रखा हूँ, मुझे हल नहीं करना है, आपको सिर्फ नोट बनाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप तो कर सकते हैं ना लाइक, इतना तो हल करा दिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका है अंगा वाला, कह रहा है फोटान का संवेग होता है, जो फोटान का संवेग होता है देखिए आपका एच न्यू अपान सी स्क्वायर होता है, दूसरा एच न्यू होता है कि एच न्यू अपान सी होता है कि लैम्डा एच होता है। तो देखिए जो आपका संवेग का फार्मूला पढ़ेंगे एच न्यू अपान सी वाला, ठीक ना, एच न्यू अपान सी वाला ये हो सकता है या फिर ई अपान सी हो सकता है। तो इसमें कौन दिया है, एच न्यू अपान सी कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया है एच न्यू अपान सी, तो एच न्यू अपान सी ये वाला आप क्या क्या हो जाएगा, संवेग, फोटान का संवेग हो जाएगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर देखो आप लोग 90 प्लस लेकर आना चाहते हैं, 80% प्लस लाना चाहते हैं, तो आप एक भी अनसॉल्व सेट को अधूरा मत छोड़िएगा, सबको पूरा कीजिएगा और लिख कर उसको नोट बना लीजिएगा, नहीं तो मेरी पीडीएफ आप लोग खरीद लीजिए अगर 80% प्लस लाना चाहते हैं, क्योंकि 80% तक जो होता है इसी अनसॉल्व सेट में से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए च वाला 20 कूलाम का एक आवेश 10 गुणे 10 की पावर -3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र पर जो कार्य हो रहा है, आवेश पर जो कार्य हो रहा है वो क्या है, यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्य होगा, देखिए जो कर रहा है 20 कूलाम का एक आवेश है, इस पर इतना टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य क्या होगा, तो ये 0 होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही जवाब होगा। अब देखिए ब वाले पर आते हैं, जो कि लिखित है, ठीक ना, जो कि क्या है, लिखित क्वेश्चन है, और जो आपका ब वाला क्वेश्चन होता है ये भी एक ही नंबर का होता है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता है, जितना पूछे बस उतना ही बता देना है। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं रखी है, किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो ये देखिए आपका दर्पण है, ये क्या है आपका दर्पण, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, ये देखिए एक वस्तु रखा है, ठीक ना। अब ये जहां ये देखिए ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है जो फोकस पर, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ठीक है, जो जिसका नाम ये देखिए A1 है और B1 है। और ये देखिए जब यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ से कोई प्रकाश जा रही है तो ये देखिए कभी नहीं मिल सकती है, जबकि ये इधर कभी नहीं मिलेगी। देखिए इधर जब जाएगी ना तो इधर फैलती चली जाएगी, फैलती जाएगी, ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर बढ़ेगी, फैलती जाएगी, ठीक है। तो ये कभी नहीं, ये देखिए आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और यहाँ से यहाँ पर जा रही है, इधर से ऐसे घूम जा रही है थोड़ा सा तिरछे में, यानी कि इधर से जब जाएगी तो मिल सकती है, यहाँ पर देखिए मिली है, तो जहां मिलेगी यहीं पर इसका क्या बन जाएगा, अवतल, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका वस्तु, ठीक है, वस्तु। यहाँ पर देखिए प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। ये जो वस्तु आपका रखा है इसका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा इससे, और यह जो होगा वो सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और देखिए क्या है, आभासी बनेगा, आभासी यानी कि रियल नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, इमेजिन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आकार में वस्तु से, जो आकार है इसका देखिए वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको समझ में आया बात, ये समझ में आ गई ना, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 8 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज है, पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन ज्ञात करना है, ओमेगा का मान निकालना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसका मान, ओमेगा का। कार्यफलन किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। तो यहाँ पर देखिए आपका
फार्मूला एकदम रेडी है। तो यहाँ पर किसका मान दिया है, देली आवृत्ति यानी कि वी नॉट का मान दिया है 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, कितना दिया है, 8 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज दिया है। और यहाँ पर देखिए कार्य फलन पूछा है यानी कि ओमेगा का मान पूछा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू न्यू होता है। क्या होता है, H इंटू न्यू होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये W नहीं, ये आपका ओमेगा है। ठीक ना, ये क्या है, ओमेगा है। और ये देखिए 6.6 × 10 की पावर -14 ये H का मान है, गुणे ये देखिए आपका इसका मान है H न्यू नॉट का। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 10 की पावर माइनस नहीं है 14 है। ठीक है, सिर्फ 14 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 34 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 20 बचेगा पावर में, 10 की पावर -20 और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 8 × 48 के 8 और 8 × 48, 48 4 52, 52 एक अंक पर दशमलव है। तो यहाँ पर देखकर पीछे से गिन करके एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 52.8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा आपका ओमेगा बराबर 5.28 × 10 की पावर -19 जूल। इसमें आ जाएगा 19 जूल, क्योंकि ये देखिए दशमलव इधर की है तो ये 2 अंक पर दशमलव आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन देखिए 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये देखिए -19 से -19 कट जाएगा और 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मेरे हिसाब से यही आंसर आया है। ठीक है, यही आंसर आया, आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आंसर दिया है ना, 2 का ख W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया है, इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग है। प्रश्न नंबर 2 का ग क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का ग कह रहा है किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है, तो आयरन की जो बंधन ऊर्जा होती है अधिक होती है। आयरन यानी कि इसका देखिए 56 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है। बंधन ऊर्जा इसकी कितनी होती है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपको उस चार्ट में दिखाया था, अभी मैं चार्ट आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए बंधन ऊर्जा का जो चार्ट था, यही चार्ट बनाए थे ना बंधन ऊर्जा का। अब देखिए सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम बंधन ऊर्जा है किसकी होगी, Fe की। क्योंकि देखिए यहाँ से बढ़ा यहाँ पर आया, यहाँ से बढ़ा यहाँ से घट करके यहाँ, फिर यहाँ से बढ़ के यहाँ, फिर यहाँ से घट के यहाँ, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर सबसे ज्यादा किसकी है, इसी की, Fe की है। आयरन की क्या है, सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा इसी की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 2 का घ है, कर रहा है किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय। 1 वाट शक्ति से अगर पूछ दे क्या अभिप्राय है तो 1 वाट की परिभाषा भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर चेंज करके आप बता भी सकते हैं। तो देखिए पहले आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T, W/T होता है। ठीक ना, P बराबर W/T होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, नॉर्मली पता होना चाहिए। माना W = 1 जूल, क्या होता है, W = 1 जूल और T बराबर 1 सेकेंड। मान लीजिए T बराबर 1 सेकेंड और W बराबर 1 जूल, मानने में क्या जाता है, मैथ के स्टूडेंट होंगे तो मान लेंगे। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, W और T बटे में है तो 1 जूल बटे में 1 सेकेंड हो जाएगा। 1 जूल बटे में 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। बस ना, 1 वाट हो गया। अब देखिए 1 वाट की परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होती है तो परिपथ में शक्ति 1 वाट होगी। देखिए यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल, ये क्या 1 सेकेंड है, ये क्या 1 जूल, 1 सेकेंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, अगर व्यय हो रही है तो परिपथ में शक्ति कितना होगा, जो पावर होगा वो आपका कितना आएगा, शक्ति 1 वाट आएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा थी, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखे थे, बहुत ही एकदम इसको बनाकर लिख दिए बढ़िया से। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, 1 नंबर में ये पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 का अंगा वाला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र का एक क्या लेना है, एक चित्र देखिए यहाँ पर हम खींच लिए हैं। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर बी से हम लोग दर्शाए इसको, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है,
इसको देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बल रेखाएं जो है ये क्या है, समांतर, इनकी दूरी क्या है, समान है, ठीक ना, समदूरस्थ है और ये समांतर है, ठीक है। तो क्या एक दूसरे के समांतर है, वह समदूरस्थ हो, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्या कह रहा है, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होता है, एक समान होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टमीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्रमशः 220 वोल्ट एवं 1.4 एम्पियर है। वोल्टता एवं धारा के वर्ग माध्य मूल यानी कि RMS निकालना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, पहले हम जानते हैं कि एमीटर का पाठ्यांक जितना होता है वही वर्ग माध्य मूल होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, जो ओमीटर का पाठ्यांक होगा, ठीक ना, जितना ये ओमीटर का जो पाठ्यांक होगा उतना ही आपका RMS होगा, यानी कि वर्ग माध्य मूल भी क्या होगा, उतना ही। तो यहाँ पर क्या वर्ग माध्य मूल निकालने के लिए कहा है, तो कितना आपका अमीटर है, तो अमीटर का पाठ्यांक आपका 220 वोल्ट है, तो ये वर्ग माध्य मूल कितना आ जाएगा, 220, और IRMS कितना आ जाएगा, जो धारा है वो भी क्या हो जाएगा आपका 1.4 एम्पियर ही रहेगी, ठीक है। धारा के पाठ्यांक को IRM से प्रदर्शित करते हैं, जो धारा का पाठ्यांक होता है उसको IRM से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, प्रश्न नंबर 2 तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न नंबर आपका 3 का क है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना है, यहाँ पर एक फिगर बन गया, क्या ये फिगर बना है, फिगर में क्या ये Q है, Q माइनस है, ये Q प्लस है, यहाँ पर Q है, Q प्लस है, Q माइनस है, ठीक है। ए बी इसका नाम रख दिए A और B, और ये जो है आपका केंद्र का नाम है O, और इसकी दूरी जो है L है, दोनों को मिलाए तो 2L हो गया, ठीक ना। ये L है, जो हाफ है L है, ये भी हाफ है L है, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, 2L हो गया। और ये देखिए आपका ये मुख्य बिंदु है, ठीक है, मुख्य बिंदु है, और इसकी दूरी जो है R है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है। अब इसमें आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव AB है, इतना आपको लिख लेना है। ये जो K है ये परावैद्युतांक है, इसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो माना K परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक विद्युत द्विध्रुव AB है। हम जानते हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में K और R इतना होता है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए, इतना होता है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो अब किस पर, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P, या जो बिंदु P दिया है इस पर क्या होगा वैद्युत विभव। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ V बराबर था तो इसको V1 हम मान लेते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ तक तो होगा ही, और यहाँ पर क्या है प्लस Q पर, तो प्लस Q ले लेते हैं, और बटे में R माइनस L कहाँ से आया, तो ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा R है, ठीक है, यहाँ से लेकर क्या है, यहाँ तक R है, तो इसमें L भी घुसा है ना, तो जब इसका मान सिर्फ निकालेंगे तो इसमें से L घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए R माइनस L इसीलिए किया गया, ठीक है। तो R माइनस L हो गया, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब इस पर क्या होगा वैद्युत विभव, तो V2 बराबर मान लेंगे, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर माइनस रखेंगे क्योंकि माइनस के लिए निकालें, तो माइनस बटे में R प्लस L कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए पहले R प्लस L कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए ये R है और ये L भी पूरा लेना है, यहाँ तक की दूरी लेना है, ठीक है, यहाँ तक की बिंदु O से लेना है ना, तो यहाँ माइनस कैंसिल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा L भी उसमें जुड़ जाएगा, तो R और ये L यहाँ तक पूरा दूरी जब लेंगे तो यहाँ तक तो R है और यहाँ तक L है, तो R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। में आया ना कि ये कहाँ से आया R प्लस L, तो ये R प्लस L कहाँ से आया है,
यहाँ से इतनी दूरी ये R है और इसकी दूरी यल है, तो दोनों लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है तो R प्लस यल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसको समीकरण 1 2 मान लीजिए। अब देखिए बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, V बराबर V प्लस V1 प्लस V2, यानी कि पूरा विभव पूछा है तो एक V1 है और एक V2 है, तो V1 और V2 को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। तो V1 और V2 को हम लोग ये जो मान दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए V बराबर क्या है 1/4πε0 के और Q अपान R माइनस एल, यहाँ पर जो माइनस था ये आगे आ जाएगा माइनस, तो 1/4πε0 के Q और R प्लस एल, ये जो माइनस आया है इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस तो जोड़ का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, इसमें भी ये मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये Q है और 1/4πε0 के कॉमन लेंगे, तो ये रूट में आ जाएगा कोष्टक में 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब इसका क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया, इतना हो गया, इतना हुआ ना। अब देखिए ये फार्मूला होता है इसके लिए कि इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई मैथ वाले। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 के और इंटू में q है और r प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ऊपर वाला जो था वही है, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर से आर माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, उसके बाद देखिए 2l हो जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर 1/4πε0 के और ये आपका 2lq, q इसमें गुणा कर गया तो 2lq हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। तो ये देखिए Q इंटू 2l है, तो इसके जगह पर P रख देंगे। और देखिए जो स्मॉल r होता है वो l से बहुत ही छोटा होता है, नगण्य होता है, ठीक ना। तो l जो होता है r से बहुत छोटा होता है, तो l की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख सकते हैं, क्योंकि यल जो है आर से बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आर स्क्वायर बचेगा। तो v बराबर 1/4πε0 के पी अपान में आर स्क्वायर, पी देखिए इसके जगह पर पी रखें, ठीक है ये मान। अब देखिए क्या हो जाएगा, हवा या निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक मान होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 रखेंगे तो ये के हट जाएगा, 1 रखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में पी अपान आर स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया जो आपको निकालना था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक जो ज्ञात करना था वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपका जब वाइवा लेगा तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सिद्धांत पर काम करता है, यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक वाहक बल प्रेरित हो जाता है, लव हानि। अब देखिए इसकी हानियां पूछा है, तो हानियां पहला है लव हानि। कौन है, लव हानि। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे लव हानि कहते हैं। किसके कारण, जो उत्पन्न भंवर धारा, आप पढ़े होंगे भंवर धारा, हेडिंग में पढ़ लीजिएगा, भंवर धाराओं के कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लव हानि कहते हैं। अब देखिए शैथिल्य हानि क्या है, ट्रांसफार्मर की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हम लोग शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक ना, ट्रांसफार्मर की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपका ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की हानियां थी इसमें। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग वाले पर। देखिए क्वेश्चन का है कि चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म पर आपतित किरण के संगत निर्गत किरण प्रदर्शित कीजिए। यदि प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तब प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें चित्र दिया है उसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये वाला देखिए चित्र है आपका, ये वाला जो चित्र है देखिए इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र तो बनाया है, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ संशोधन किए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बनाए हैं। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है ये ना, 45 डिग्री है। उसके बाद जो ये किरण आ रही है इधर से, जो किरण आ रही है, ये किरण यहाँ से जब आती है तो यहाँ से विचलित हो जाती है। ऐसे आपकर इधर से ऐसे हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे आपको बना लेना है। फिर उसके बाद देखिए यही किरण आपकी ऐसे मुड़ जाती है, इधर आ जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सी किरण? निर्गत किरण, ठीक ना। कौन सी किरण बोलेंगे इसको? निर्गत किरण। और ये भी डिग्री कितने अंश का बनेगा? 45 अंश का ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम आप क्यू रख लीजिएगा, इसका आर रख लीजिएगा। तो ये बन गया। अब देखिए सी बराबर आपका कितना है? 45 डिग्री है। एन बराबर फार्मूला होता है 1/sin सी, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है पता होगा, 1/sin सी होता है। एन बराबर 1/sin सी का मान रखेंगे 45 डिग्री तो sin 45 अंश आ जाएगा। अब sin 45 अंश का मान तो आपको पता होगा 1/√2, ठीक ना। 1/करड़ी में 2 होता है मान sin सी का, तो 1/1 पूरे की 1/√2। तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर √2 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा √2/n1, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? √2। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका? √2 आ जाएगा। ये आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक का मान आ गया। और देखिए ये आपको फिगर बढ़िया से एक बार बना लेना है, ठीक है। जैसे जैसे हम बनाए उसको बना लीजिएगा। ये अपना प्रश्न नंबर घ आ गया। प्रश्न नंबर 3 का ग खत्म, घ आ गया। देखिए कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है? धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ को अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, यदि किसी बंद पृष्ठ से जो नेट है वैद्युत फ्लक्स सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और यदि नेट वैद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, ठीक ना। अगर देखिए अगर बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से जो नेट है वैद्युत फ्लक्स वो अगर सतह के भीतर प्रविष्ट हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और वही नेट वैद्युत फ्लक्स अगर बाहर आ रहा है, सतह से बाहर आ रहा है, तो वो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इसमें ऋणात्मक धनात्मक जो भी पूछा था हम बता दिए। अब मुझे आपको प्रश्न नंबर चौथा वाला बताना है जो खंड द है, ठीक है। तो ये खंड स था, खंड स भी खत्म हो गया, खंड ब, खंड अ, तीनों खंड खत्म हुआ। खंड चौथा वाला और पांचवा क्वेश्चन जो है आपको एक वीडियो मिलेगी, और 6, 7, 8, 9 एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और थैंक यू बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं।